हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। 11th क्लास का बहुत सिंपल टॉपिक और एक तरीके से नंबर देने वाला टॉपिक। कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस सबसे पहली बात है क्या? देखो, हम लोग जो जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं, तो जर्नल और लेजर में कोई मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, अर्थमेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए पर्टिकुलर डेट पर एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जिसे हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। सबसे पहली बात, कब बनाया जाता है? पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। और कोई भी चीज अगर पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती थी, याद होगा मैंने क्या बताया था, वो पॉइंट स्टेटमेंट होता है। क्यों बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस? जर्नल और लेजर में कोई मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए बनाया जाता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है। क्लियर है यहां तक की बात? तो ये हेडिंग आएगी ट्रायल बैलेंस एज एट। जो भी हमारे पॉइंट स्टेटमेंट होते हैं पर्टिकुलर डेट पे बनाए जाते हैं, उसमें एज एट या एज ऑन लिखा जाता है। अब देखो, जो आपको अगर याद हो, शुरुआत में मैंने बताया था कि किस किस के डेबिट बैलेंस होते हैं और किस किस के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। मैं आपको सिंपल एक वो क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं जो एग्जाम में आता है, ठीक है? तो इसमें मैंने आपको बताया था, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पीछे जाके देखना, वरना अभी आप ध्यान से सुन लो कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एसेट्स और ड्रॉइंग्स, इन तीनों के डेबिट बैलेंसेस होते हैं। तो अगर ये तीनों चीजें हैं तो आपको क्या करना है? ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिखना है। ट्रायल बैलेंस में अगर आपसे पूछे भाई कॉलम्स बताओ, पहले कॉलम्स कितने होते हैं, तो ध्यान रखना है 4 कॉलम होते हैं। एक होता है नेम ऑफ हेड्स या नेम ऑफ अकाउंट्स, या फिर पर्टिकुलर्स भी बोल देते हैं। सेकंड कॉलम होता है एलएफ का, और थर्ड और फोर्थ कॉलम होते हैं आपके अमाउंट के, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। एक कॉलम हम और बना लेते हैं अपने लिए सीरियल नंबर का। इसको बनाओ, चाहे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बना लेते हैं तो थोड़ा सा यह है कि प्रेजेंटेशन इंप्रूव दिखती है। लेकिन अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछे कि बताओ ट्रायल बैलेंस में कॉलम कितने होते हैं, तो सीरियल नंबर वाले कॉलम को कॉलम काउंट नहीं किया जाता, तो कॉलम आप 4 ही लिख के आओगे वहां पर। क्लियर है? तो मैं आपसे बोल रहा था कि 3 के डेबिट बैलेंस होते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर होगा तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखेंगे, ड्रॉइंग्स होंगे तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखेंगे, और अगर कोई एसेट होगी, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, वो भी हम सब डेबिट में लिखेंगे। इन तीनों के अपोजिट उनके क्रेडिट बैलेंस जरा आप लोग एक बार देख लो। मैंने अभी बताया एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे, उनको आप डेबिट में लिखोगे। कुछ नहीं करना, बस आप नाम पढ़ो। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखो। तो इनके हमें पता है कि एक्सपेंसेस लॉसेस के डेबिट होते हैं। अब कोई भी अगर एक्सपेंस लॉस आ जाएगा, रेंट पेड, कमीशन पेड, वेजेस, सैलरी, नाम लिखते जाओ, अमाउंट यहां लिखते चले जाओ। उसके बाद जितनी भी एसेट्स होती हैं उन सब के डेबिट बैलेंस होते हैं। कोई भी एसेट्स अगर आपको दिख जाए, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, सबको डेबिट में लिखो। उसके बाद ड्राइंग्स, बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा विड्रॉ करता है बिजनेस में से, वो ड्राइंग्स है, तो उसको भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो 3 के डेबिट बैलेंसेस आ गए। इन्हीं के अगर हम अपोजिट करें, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का अपोजिट इनकम्स एंड गेन्स, तो देखो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये आप इसकी अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखोगे। इनकम्स एंड गेन्स जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सेल्स दे रखा हो, वो लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद एसेट्स का अपोजिट अगर हम लोग देखें तो एसेट्स का अपोजिट होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। किसी से हमने पैसे उधार ले रखे हैं, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये टर्म्स मैंने अपने शुरुआत की वीडियोस में कवर करी थी कि कौन कौन सी जनरल टर्म्स होती हैं। तो इतना हमें पता हो कि एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, तो आप बड़े आराम से ट्रायल बना लोगे। तो यहां पर लायबिलिटीज अगर कोई दिखेगी तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद ड्रॉइंग्स का अपोजिट कैपिटल। बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल विड्रॉ करेगा, ड्रॉइंग, तो कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ये अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो 3 के डेबिट लिखे, 3 के क्रेडिट लिखे।
अब एक दो स्पेसिफिक बातें सुन लो। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा तो ओपनिंग स्टॉक को आप कहां पर लिखोगे, डेबिट में लिखोगे। और अगर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, क्योंकि जर्नली ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने से पहले बना लिया जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में दोनों दे रखे हैं तो ध्यान रखना यहां पर ट्रायल में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा। किधर आएगा, डेबिट में आएगा। एक बात तो ये, इसको या इसका एक एक्सेप्शन है कि कभी कभार क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल में आ जाता है। वो कब आएगा, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आ जाने से आपका ओपनिंग स्टॉक बाहर हो जाएगा ट्रायल से और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। यानी कि ऐसे कह सकता हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक की पक्की यारी है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। और किधर आएंगे, दोनों ही डेबिट में आएंगे। आना डेबिट में ही है और ओपनिंग स्टॉक को उठा के बाहर फेंक देंगे। क्लियर है, यह ध्यान रखना। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में 36 का आंकड़ा है। ट्रायल में आएगा एक ही, या तो क्लोजिंग आएगा या ओपनिंग आएगा। अगर आपसे पूछा जाए जर्नली क्या आता है तो जर्नली ओपनिंग स्टॉक ही आता है। क्लोजिंग स्टॉक कब आएगा, उसके पीछे कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ गई यहां तक। आगे चलते हैं। कभी कभार एडजस्टेड परचेजेस भी दे देता है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह एडजस्टेड परचेजेस भी दे देता है, तो उस केस में भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा होगा तो क्लोजिंग स्टॉक लिख देना, या एडजस्टेड परचेजेस होगी तो क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल में लिखना होगा। उस केस में फिर ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। समझ में आई बात। एक पॉइंट और, कई बार क्वेश्चंस में रिजर्व या प्रोविजन वर्ड और लिखा होता है। जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो रिजर्व या प्रोविजन और दे रखा होता है। तो जितने भी रिजर्व्स, जितने भी प्रोविजंस दे रखे होंगे, सभी को आपको क्रेडिट बैलेंस मानते हुए क्रेडिट साइड में लिखना होगा ट्रायल बैलेंस में। जैसे मान लो दे दिया जर्नल रिजर्व, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो क्रेडिट साइड में लिखोगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स तो क्रेडिट साइड में लिखोगे। इसका बस एक ही एक्सेप्शन है कि अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स दे दें, हालांकि आता नहीं है और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का मतलब क्या है कि हम ये मान के चल रहे हैं हम क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट करते हैं तो फ्यूचर में वो हमारे को डिस्काउंट देंगे, तो उसका डेबिट बैलेंस होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का। बाकी जितने भी प्रोविजंस, जितने भी रिजर्व्स आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, उन सभी के क्रेडिट बैलेंस होंगे। लिख लेंगे इसको इस तरीके से। लास्ट में इसका टोटल करेंगे, टोटल, और टोटल दोनों साइड का हमारा इक्वल आएगा। अगर इक्वल आ गया तो हमने अपना ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक बनाया है और हमारे जर्नल और लेजर में कोई भी अर्थमेटिकल मिस्टेक नहीं है। आई होप आपको यहां तक ये ट्रायल बैलेंस समझ में आ गया होगा। बुक का कोई सा भी क्वेश्चन करके देख लेना, आपसे आराम से हो जाएगा। ये चैप्टर केवल नंबर बढ़ाने के लिए 11th क्लास में, और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।